स्वागत। आज हम बात करेंगे भारतीय ऑटो उद्योग की और खास तौर पर जो इसका उभरता हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ईवी सेगमेंट है उस पर आए एक नए संकट की। इस पर हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, ये एक काफी दिलचस्प मोड़ आया है। सरकार का लक्ष्य तो देखिए बहुत बड़ा है, 2030 तक 30% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। बिल्कुल। और हाल में हमने देखा भी, सब्सिडी मिली, टैक्स में छूट मिली, तो कई नई ईवी लॉन्च भी हुई। बल्कि जून 2025 में तो एक नई पीढ़ी की ईवी आई जिसकी चर्चा भी खूब हुई। लेकिन अब मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है ना। 4 अप्रैल से सुनने में आ रहा है कि चीन ने कुछ रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर कड़े नियम लगा दिए हैं। जी हैं, और मुश्किल यह है कि ये मैग्नेट ईवी मोटर्स के लिए, और सिर्फ मोटर्स ही नहीं, कई दूसरे अहम पुर्जों के लिए भी बहुत जरूरी हैं। और चीन का दबदबा इस मामले में कितना है? शायद बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप समझिए कि दुनिया के 90% से ज्यादा रेयर अर्थ मैग्नेट चीन में ही प्रोसेस होते हैं। ये 90%, ये आंकड़ा मतलब बहुत बड़ा है। ये भारत की ईवी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक कह सकते हैं कि दुखती रग बन सकता है। तो मतलब एक तरफ तो इन जरूरी चीजों की सप्लाई का मसला खड़ा हो गया है, और दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि डीलरों के पास पहले से ही करीब 50,000 करोड़ रुपए की बिना बिकी हुई पेट्रोल डीजल गाड़ियां पड़ी हैं। बिल्कुल, ये तो मतलब डबल प्रेशर हो गया निर्माताओं पर। एक तो सप्लाई चेन की चिंता, ऊपर से ये जो 52,000 करोड़ का स्टॉक है, ये सिर्फ पैसों का बोझ नहीं है, ये एक दुविधा भी है कि क्या करें। पुरानी गाड़ियां नुकसान में निकालें या ईवी पर फोकस करें, जिसका भविष्य अभी थोड़ा अनिश्चित लग रहा है। सही बात है। तो आज हम इसी पूरी जटिल स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रतिबंध क्यों इतने अहम हैं, सप्लाई चेन की ये जो नई मुश्किल आई है ये कितनी गंभीर है, और सबसे जरूरी, भारतीय ऑटो इंडस्ट्री और जो लोग गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं चीन के नए नियम से। इसमें देखिए 7 खास रेयर अर्थ तत्व हैं, नाम थोड़े मुश्किल हैं, जैसे सेमेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम। अच्छा। और इनसे बनने वाले मैग्नेट। हाँ। इनके निर्यात के लिए अब एक स्पेशल लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। और ये मैग्नेट जैसा आपने कहा बहुत अहम है। कहाँ लगते हैं ये ईवी में? ईवी में तो समझिए इनकी भूमिका बहुत सेंट्रल है। इलेक्ट्रिक मोटर तो है ही, फिर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो बैटरी चार्ज करने में मदद करता है, पावर स्टीयरिंग, इन सब में लगते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो हमारी पारंपरिक गाड़ियां हैं उनमें भी स्पीडोमीटर, स्पीकर, कई तरह के सेंसर होते हैं आजकल गाड़ियों में। इंजन, इग्निशन कॉइल, इन सब में भी इनका इस्तेमाल होता है। अरे वाह, मतलब सिर्फ ईवी नहीं, नॉर्मल गाड़ियों के लिए भी जरूरी है। हाँ, और ऑटो इंडस्ट्री के बाहर भी, आपके स्मार्टफोन में, यहाँ तक कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो लाइसेंस वाली प्रक्रिया है ये भी कुछ पेचीदा है? कोई एंड यूजर सर्टिफिकेट की बात भी आ रही थी। हाँ, चीन अब ये सर्टिफिकेट मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी इन्हें इंपोर्ट कर रहा है उसे बताना होगा कि इन मैग्नेट्स का फाइनल इस्तेमाल कौन करेगा और कहाँ करेगा। अच्छा। और इस सर्टिफिकेट को पहले भारत सरकार से एंडोर्समेंट चाहिए, फिर चीन के अधिकारियों से मंजूरी देंगे। मारुति सुजुकी के हवाले से खबर है कि ये प्रक्रिया अभी चली रही है, मतलब इसमें वक्त लग रहा है। तो ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं, एक तरह का कंट्रोल है चीन के हाथ में। बिल्कुल, एक तरह का नियंत्रण कि उनके रिसोर्स कहाँ जा रहे हैं। और इसका असर क्या सिर्फ भारत देख रहा है या दुनिया भर में है? नहीं, ये ग्लोबल इशू है। जापान में सुजुकी मोटर को देखिए, उन्हें अपनी स्विफ्ट मॉडल का प्रोडक्शन रोकना पड़ा था इन्हीं प्रतिबंधों की वजह से। अच्छा। स्विफ्ट का प्रोडक्शन रुका। हाँ। तो ये दिखाता है कि सप्लाई चेन कितनी इंटरकनेक्टेड और नाजुक हो सकती है। तो ये 90% वाली निर्भरता तो वाकई चिंता की बात है, खासकर जब सरकार का इतना जोर है ईवी पर। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बाधा मान रहे हैं इसे? जो बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जैसे डिलॉयट इंडिया या रेटिंग एजेंसी इक्रा, वो इसे काफी गंभीर सप्लाई चेन बाधा बता रही हैं, खासकर ईवी प्रोडक्शन के लिए। उनका मानना है कि इससे प्रोडक्शन में देरी हो सकती है, और अगर इन मैग्नेट्स की कमी होती है या ये महंगे होते हैं तो गाड़ियों की लागत बढ़ सकती है, मतलब महंगाई का दबाव भी बन सकता है। क्या इनका कोई विकल्प है, कोई दूसरा मटीरियल, या शायद रिसाइकलिंग से काम चल सकता है? देखिए, फिलहाल तो इन खास मैग्नेट्स का कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो आसानी से मिल जाए और उतना ही असरदार हो। रिसाइकलिंग एक रास्ता जरूर है, लेकिन उसमें भी चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां? एक तो ये कि रिसाइकलिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में पुराने मैग्नेट उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा, रिसाइकलिंग की जो तकनीक है उसे बड़े स्केल पर लाना होगा, इसमें अभी समय लगेगा।
और मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये भी आसान नहीं कि वो रातों रात किसी दूसरी मोटर टेक्नोलॉजी या मटेरियल पर शिफ्ट कर जाएं। सही बात है, ये सब आसान नहीं होता। तो ऐसे में अपनी ऑटो इंडस्ट्री और सरकार क्या कर रही है? कुछ रिएक्शन आया है? हाँ, इंडस्ट्री ने सरकार से मदद मांगी है। वो चाहते हैं कि सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पर बात करे चीन से और ये जो जरूरी अप्रूवल्स हैं इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज करवाने में मदद करे। तो उम्मीद डिप्लोमेसी पर टिकी है? फिलहाल तो यही उम्मीद है कि बातचीत से, राजनयिक चैनलों से कोई हल निकलेगा। और लॉन्ग टर्म में क्या सोच रहे हैं? क्या हम खुद ये बना सकते हैं आत्मनिर्भरता की तरफ कुछ? हाँ बिल्कुल, मैन्युफैक्चरर्स अब यकीनन इस बारे में सोच रहे हैं कि चीन पर निर्भरता कैसे कम की जाए। इसमें अपने देश में ही विकल्प तैयार करना, लोकल सप्लाई चेन बनाना, ये सब शामिल है। लेकिन इसमें तो वक्त लगेगा। बिल्कुल, ये लंबी अवधि की योजनाएं हैं, इनमें टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। फौरी तौर पर तो निर्भरता शायद बनी रहेगी अभी। तो कुल मिला के जो लोग अभी सोच रहे थे कि चलो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं, उनके लिए क्या मतलब है इसका? क्या असर पड़ेगा उन पर? हो सकता है कि उन्हें अपनी मनपसंद ईवी के लिए थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़े या फिर कीमतों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अभी कहना मुश्किल है कि कितनी, पर संभावना है। और बड़े पिक्चर में देखें तो भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक 30% ईवी का, उस पर भी असर पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल पड़ सकता है। अगर प्रोडक्शन धीमा होता है या गाड़ियां महंगी होती हैं तो ये लक्ष्य हासिल करने की जो रफ्तार है वो प्रभावित हो सकती है। तो संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भारत की जो इलेक्ट्रिक वाहन यात्रा है वो एक अहम और शायद थोड़े मुश्किल मोड़ पर आ गई है। हाँ, चीन के ये रेयर अर्थ मैग्नेट पर प्रतिबंध, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और साथ में घरेलू बाजार में वो जो बिना बिकी गाड़ियों का स्टॉक है, इन सब ने मिलकर एक काफी पेचीदा स्थिति बना दी है। तत्काल समाधान के लिए तो कोशिशें हो रही हैं, जैसा आपने बताया, इंडस्ट्री और सरकार दोनों तरफ से। जी हाँ, कोशिशें जारी हैं, लेकिन जो स्थायी समाधान है, जैसे निर्भरता कम करना, अपनी क्षमताएं विकसित करना, उसमें तो वक्त लगेगा। ये एक तरह से वेकअप कॉल भी है। बिल्कुल। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए, क्या ये जो नई बाधा आई है, ये सप्लाई चेन का संकट, ये भारत को रेयर अर्थ और दूसरे जरूरी खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए और तेजी से काम करने को प्रेरित करेगा, या फिर ये फिलहाल देश की ईवी क्रांति की रफ्तार को कुछ धीमा कर देगा? इस पर सोचना जरूरी होगा।